कि LOC पे जो कुछ भी होता है उसमें भारतीय मीडिया को अगर मैं सुनूं तो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने इतनी वायलेशंस की हैं। जब हम पाकिस्तान में मीडिया या पाकिस्तान के ISPR की स्टेटमेंट लेते हैं तो पता चलता है कि भारत ने इतनी वायलेशंस की हैं, लेकिन ये तकरीबन रोजाना का मामूल है। मोदी साहब के हुकूमत में आने से पहले ये ऐसे नहीं था कोई, यानी अगर सारे खित्ते में कोई तब्दीली अगर आप देखें तो वो यही है कि इंडिया में मोदी साहब की हुकूमत आई और उसके बाद से ये शुरू हुआ काम। अब इसका बड़ा सीधा सा हल है कि यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे ऑब्जर्वर्स रखे हुए हैं जो भारत में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। उनको रसाई होनी चाहिए ताकि वो इस चीज का तयन कर सकें कि कौन वायलेशन कर रहा है, क्योंकि दो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर इल्जाम लगाते रहें तो फैसला कौन करेगा? तो एक तीसरी पार्टी चाहिए और तीसरी पार्टी मौजूद है। हमारे यहाँ जो ऑब्जर्वर्स हैं, पाकिस्तान उनको एक्सेस देता है और वो जाते हैं LOC के ऊपर और हर तरह की उनको सहूलत और आज़ादी है कि जहां भी जी चाहे वो जाके तहकीकात करना चाहे करें, लेकिन भारत की तरफ से उनको इजाजत नहीं। वो मैसूर है दिल्ली में, जो ऑब्जर्वर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जिसकी वजह से ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उन तक हकायक नहीं पहुंचते। तो ये जरूरी है कि भारत उनको इजाजत दे ताकि ये फैसला हो सके कि कौन ये वायलेशंस कौन शुरू करता है। इसी तरह इससे लिंक बात आती है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और भारत अक्सर औकात कहता है कि जनाब 14 वहां पे लॉन्च पैड्स हैं और पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कोई लॉन्च पैड नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को कहा कि आप जाके देखें। फिर भारत को कहा कि हमें ना बताएं, आप यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को बता दें कि ये लॉन्च पैड आपकी इतला के मुताबिक कहाँ है ताकि वो यहाँ आके देख लें। तो वो भी बात आगे नहीं चली, लेकिन जरूरी यही है कि इल्जाम तराशी अगर की जाए तो वो एक तरफा इल्जाम तराशी या दो तरफा चले तो उसका फैसला कौन करेगा? जरूरी है कि उसमें भी यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर आके देखें कि वाकई कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोई यहाँ पे लॉन्च पैड जो भारत को नजर आते हैं क्या वाकई वहां मौजूद हैं? वो चीज नहीं देखी गई। नतीजा ये कि आप झगड़ा चल रहा है और आप उसको हल करने की कोई ना ख्वाहिश रखते हैं ना कोशिश कर रहे हैं। अगर ख्वाहिश हो तो आप यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को ये काम दे दें। तीसरा जो पहलू आपने कोरोना की बात की, कोरोना की वबा जो फैली हुई है, लाजमी बात है कि इससे इंसानी जानों को बहुत खतरा है और ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्क इकोनॉमी का रोना भी रो रहे हैं, वो भी बर्बाद हो रही हैं और इंसानी जानें भी जा रही हैं। हम भी पाकिस्तान में बैठ के कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इंसानों की जानें बचाने के लिए एक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। और जानें बचाने का जहां तक अमल का ताल्लुक है, वो अगर कश्मीर में भी जानें जाया हो रही हैं तो वो बचाने के लिए पाकिस्तान बात करेगा। खास तौर पे मुतनाज़ा जगह है, मुतनाज़ा इलाका है और इसमें जो चीज देखने की है वो ज्यादा गंभीर ये है, ज्यादा परेशान कुन ये है कि कश्मीर में कोरोना का मसला भी बहुत है और हालात खराब होने की वजह से वहां पे ब्लैक लॉकडाउन होने की वजह से लोगों को बहुत रसाई नहीं है, मेडिकल सहूलत तक वहां बहुत रसाई नहीं है। और फिर उस कोरोना के मसले के साथ साथ वहां पे 10 लाख भारतीय फौज भी बैठी है, जिसकी वजह से वहां पे आप देखते हैं पुलिस मुकाबले, फौज के मुकाबले, कत्ल गारत, गांव के गांव, मकानों के मकान जलाए जा रहे हैं और उन जले हुए मकानों से मकीन बाहर आके फिर वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो वहां पे तो एक दोहरा मसला है, लिहाजा पूरी दुनिया में उस इशू पे कौन बात करेगा? अगर पाकिस्तान नहीं बात करेगा, जो तनाजा का एक हिस्सा है, सही। जो समझता है कि हमारा एक राइट है और कश्मीर के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान का दम भरते हैं और पाकिस्तान अगर उनकी बात भी ना करे तो फिर ये इन इन मजलूमों का जिनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है उनकी उनकी बात दुनिया में करेगा कौन? तो ठीक इस है। वजह से इसमें तजाद नहीं है, वहां दोहरा मसला है, कोरोना भी और अफवाज का एक वहां पे जो एक्शन है वो भी। ये अगर
अगर हालात इतने अच्छे हैं कि वहां पे कोई मसला नहीं, तो इतनी बड़ी फौज यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं थी। 6-7 हजार उनके नौजवान और उनके जो लीडर्स वगैरह हैं वो जेल में रखे हुए हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं थी रखने की। लेकिन ये सारा कुछ इसी वजह से है कि वहां पे हालात नॉर्मल नहीं और एहतजाज है, लोगों की जिंदगी बड़ी तंग है, लिहाजा मजबूरन पाकिस्तान को बात करना पड़ती है। बिल्कुल ठीक। जी वैभव जी, आप जवाब देना पसंद करेंगे, क्योंकि ये सब एलिगेशंस आपकी साइड से आती है, लेकिन असल बात क्या है वो बताइए। देखिए, लश्कर तैयबा हो या जैश मोहम्मद हो, ये तंजीमें कोई मरीख पे तो है नहीं। ये वो तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान में बेस्ड हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने अगर हाफिज सईद को अगर एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, वो वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने किया है, जिस यूनाइटेड नेशंस की जनरल साहब बात कर रहे थे। और अब मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान में इसको लेकर के बड़ी बातें होती हैं कि प्लेबिसाइड जो है यूनाइटेड नेशंस से प्रॉमिस किया गया था, और वो इंडिया ने वो वादा खिलाफी कर रहा है, वो वहां पे प्लेबिसाइट नहीं करा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस से क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसी यूनाइटेड नेशंस ने लश्कर तैयबा और ये जैश मोहम्मद इनको सैंक्शन भी किया है। तो ये चीज पहले हमें एडमिट करनी पड़ेगी कि हाँ, ये तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं, यूनाइटेड नेशन से सैंक्शनड हैं, ये पाकिस्तान में है, इनके हेडक्वार्टर बहावलपुर और मुरीदके में है। हाफिज सईद और ये जितने भी टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तानी हैं। ये सारी चीजें पहले हम एडमिट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। अगली बात जनरल साहब ने कही कि कश्मीर में जो है कोरोना का मसला है। तो साहब, कोरोना का मसला पूरी दुनिया में कहाँ नहीं है? अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में नहीं है। हर जगह पे कोरोना का मसला है। जैसे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में उसको डील किया जा रहा है, कश्मीर में भी डील किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो रेस्ट्रिक्शंस बाकी स्टेट में लगी हैं, वही रेस्ट्रिक्शंस कश्मीर में भी लगी हैं, जो कि लोगों की जान बचाने के लिए लगी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को शौक है कि हम किसी को घर से ना निकलने दें, और किसी के जो रोजी रोटी का जरिया उसका कारोबार है हम उसके ऊपर ताला लगाएं। लेकिन जानो माल की हिफाजत सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसी भी रियासत की, किसी भी स्टेट की होती है। तो हम पहले उस चीज को भी, हमें एक चीज इसको एडमिट करना पड़ेगा। लॉन्च पैड्स की बात करी तो देखिए, लॉन्च पैड्स ऐसी चीज नहीं है कि जो कि कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है या कोई आर्मी की कोई यूनिट होती है जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत हैवी डेवलप करके रखते हैं। लॉन्च पैड्स बेसिकली एक टीन शेड होती है, अगर आप उसमें अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देना भी चाहें तो। वो वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं इन्फिल्ट्रेट करने से पहले। तो जहां तक जनरल साहब ने कहा कि आप यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको आप इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते कि वो लॉन्च पैड्स कहाँ पे हैं, तो सर अगर लॉन्च पैड्स कोई अगर हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन देते भी हैं तो आप उनको वहां ले जाने से पहले उसको मूव करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली एक या 2 मिनट लगेंगे आपको, आप एंड यू विल मूव फ्रॉम देयर। तो ये मतलब ये एक टेक्निकल इशू है जिसको लेकर के हम डिबेट कर सकते हैं कि इसको किस तरह से वर्कआउट किया जा सकता है। तीसरी चीज इन्होंने बात की कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। देखिए, जब आप ये बोलते हैं ना कि हम यूनाइटेड नेशंस के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको क्यों नहीं लेके, इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को इंटरवीन नहीं करने देंगे। ये एक बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कोई भी मसले होंगे हम आपस में बात करके सुलझाएंगे। अगर एलओसी का भी मसला है, एलओसी पे भी वायलेशन है, तो वो इंडिया और पाकिस्तान की फौज के बीच का वायलेशन है, उसमें यूनाइटेड नेशंस का कोई काम नहीं है। तो देखिए, डिप्लोमेटिकली ये बहुत चीजें बहुत सिग्निफिकेंट होती है कि अगर आप जब यूएन को, जब आप पाकिस्तान हमेशा चाह कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कराएं, लेकिन इंडिया की ये स्टेटेड पॉलिसी है जिसपे इंडिया कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज तक नहीं किया है इंडिया ने। और 10 लाख की फौज की बात की जनरल साहब ने, तो सर 12 लाख की टोटल फौज है हमारी। अगर 12 लाख में से अगर 10 लाख हमने कश्मीर में रखी है, तो बाकी के बॉर्डर्स कौन देख रहा है? जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ भी लगता है। तो ऐसा तो नहीं कि हमने वो बॉर्डर्स खाली छोड़ रखे हैं। वहां पे भी हमने बॉर्डर पे वहां पे भी आर्मीज है हमारे, आर्मी की कितनी सारी रेजिमेंट्स हैं, उनके रेजिमेंटल सेंटर्स है, वहां पे भी फौज है, कंटोनमेंट्स में भी फौज है। तो अगर, तो ये जो नंबर्स है ये पाकिस्तान में अक्सर एग्जेजरेट किया जाता है कि 10 लाख की फौज है, कोई कहता है 7 लाख की फौज है। उतनी स्पेस नहीं है कश्मीर के अंदर। और कश्मीर के, अगर मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर जाता रहता हूं, मेरा काफी वक्त वहां गुजरता है। कश्मीर के अंदर फौज नहीं है, सिर्फ एलओसी के ऊपर फौज है। जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे फौज है। कश्मीर के अंदर का जो इलाके है वहां पे सीआरपीएफ डिप्लॉयड है, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है। जैसे आपके यहाँ रेंजर्स हैं, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका फौज से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज जनरल साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब ये तबसरा करते हैं कि
वहां पे जहरियत हो रही है। देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हुए हैं, इस चीज से किसने डिनाई किया आज तक? हमारे जो आज सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत, क्या उन्होंने कभी इस चीज, जब वो आर्मी चीफ थे तो क्या उन्होंने डिनाई किया? किसी भी फौजी अफसर ने कभी डिनाई किया? कभी किसी डिफेंस एनालिस्ट ने आपको इस चीज को डिनाई किया कि नहीं वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे, लेकिन इंडिया में यह है कि इंडिया में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारे यहाँ फौजियों के कोर्ट मार्शल्स हुए हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर। लेकिन इस तरह की कोई एग्जांपल अगर पाकिस्तान में मिलती हो तो मैं जनरल साहब से जानना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर कभी बलूचिस्तान में या फाटा में या नॉर्थ वजीरिस्तान में कभी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर किसी सीनियर फौजी को कभी कोर्ट मार्शल किया गया हो, तो वो मुझे इस चीज के बारे में एनलाइटन करें। तो ये मैं ये एट लास्ट मैं सिर्फ इतना सबमिट करना चाहूंगा कि देखिए, कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर सेंसिटिविटी दोनों तरफ है। पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, दोनों की अपनी अलग अलग वजूहात हैं। लेकिन जो इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है, जैसे इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो कशीदगी है ये ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो हो सकता है कि उसमें कुछ नंबर्स में कुछ डिफरेंस आया हो, बट इंडिया पाकिस्तान की में गवर्नमेंट कोई भी रही हूं, उनके बीच में कशीदगी कब नहीं रही है। हमारे बीच में जो बड़ी 3 जंगें हुई हैं, चाहे वो 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे कारगिल की हो, ये हमेशा से ये होती रही हो। तो उसमें मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, वो दूसरी गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान, उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी गवर्नमेंट थी, जिनको पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है। तो मोदी गवर्नमेंट को मुरीद इल्जाम ठहराना इस चीज का, मैं इसको सही नहीं समझता। जी जनरल साहब। देखिए, जहां तक मोदी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं सिर्फ एलओसी के ऊपर वायलेशंस की बात कर रहा हूं कि वो बहुत बड़ी है। वो पहले उसकी कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि रोजाना की बुनियाद पे वायलेशन हो रही हो। ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुई हैं। उनसे पहले जंगें जरूर हुई हैं, लेकिन एलओसी हमारी खास तौर पे हमारे 2 मौके हैं, मुझे याद है 2003 के बाद एलओसी बिल्कुल आप कह लीजिए कि खामोश थी, वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। और 2003 में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जनरल मुशर्रफ के वक्त में कि एलओसी को काम रखा जाएगा और भारत को इजाजत दे दें कि भारत वहां पे फेंसिंग कर ले। उससे पहले फेंसिंग हम नहीं करने देते थे। जब भारत फेंस लगाने की कोशिश करता था, हम गोलाबारी करके तो उस कोशिश को नाकाम बना देते थे। और ये इसी वजह से हुआ कि उस वक्त जो वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह करते थे लोग, उनको रोकने के लिए ये तय पाया कि पाकिस्तान ये तावन करेगा ताकि लोग जा ना सकें और भारत अपनी फेंसिंग करे। भारत ने बिल्कुल फेंसिंग मुकम्मल की। और 2004 बल्कि जब हमने इनको रोका, इन लोगों को जो जाते थे वहां पे उस जमाने में इन्फिल्ट्रेट करते थे, तो वो हमारे खिलाफ हो गए। यानी आपको याद होगा कि पंजाबी तालिबान बने यहाँ पे, जो हमारी इस पॉलिसी के खिलाफ थे कि आपने कश्मीर में जाने से क्यों रोका। हुकूमत पाकिस्तान ने जब इनको रोका तो हमारे खिलाफ ये मुख्तलिफ तबके जो थे या मुख्तलिफ ये जो पार्टियां थी, ये लड़ना शुरू हो गई। कुछ तालिबान का हिस्सा जाके बन गई ग्रुप्स का, और कुछ पंजाबी तालिबान का निकला एक अलहदा। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े वाकयात किए। और जैसे ये अलहदा हुए पाकिस्तान से के खिलाफ हुए, तो ये अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान से इंडियन इंटेलिजेंस के हाथ खेलना शुरू हो गए। अब बात यहाँ ये समझने की है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली 2003 के बाद ये काम नहीं होने दिया। और अगर होने दिया जाता तो फिर पाकिस्तान की जैसे पॉलिसी थी पहले कि आप कश्मीर में फेंस नहीं लगा सकते, पाकिस्तान ना लगाने देता। हमने पहले इतने साल फेंस नहीं लगने दी। जब भी ये लगाने की कोशिश करते थे, हम वहां पे गोलाबारी करते थे और वो खत्म हो जाता था। तो ये लगाने दी। सो नेचुरली पाकिस्तान की कोई ऐसी कोशिश या ख्वाहिश नहीं थी कि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन हो। और वो 2003 के बाद लाजमन हमने खमियाजा भुगता उस चीज को रोकने का कि ये लोग हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। अब चीज ये है कि लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, जिसका शुरू में जिक्र किया आपने, ये वो ग्रुप हैं जो किसी जमाने में ये जिहाद को प्रमोट करते थे। लेकिन 2003 के बाद जब इनको वहां से इनके कैंप उखाड़े गए, तो फिर इनका भारत का फोकस हट गया, ये फिर हमारे खिलाफ लड़ रहे। अब यहाँ पे मुश्किल ये है कि यहाँ पे एक पार्टी या लश्कर तैयबा आप कह लीजिए यहाँ मौजूद है। आप इल्जाम लगाते हैं एक वाकये का जो भारत में होता है और कहते हैं जी कि इन्होंने किया है। अब मुझे सबूत चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ उसको अदालत में ट्रायल करना है। जब सबूत नहीं आता वो अदालत से छूट जाते हैं। आप इसको यूं देख लें कि समझौता एक्सप्रेस का केस है, मिल गांव का है, भारत में लिंचिंग्स हैं, मुसलमानों की
तहस नहस उनको कर दिए। जितने भी केसेस हैं वही हुए, वही कातिल, वही सबूत, हर चीज वहां। किसी को सजा हुई? अगर हुई तो मुझे बता दें। यानी अदालतें उस जुर्म में मुकम्मल तौर पे शरीक हैं। ये सबूत तो वहां है। आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं उसका जिसका वाकया भारत में हुआ, सबूत वहां पे, और जो आदमी यहाँ पे इल्जाम उस पर लगा रहे हैं आप, और सबूत उसका कोई नहीं। सो नतीजा ये कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि अगर कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर अगर कहीं कुछ कर भी रहा हो तो उसका पहली बात तो ये कि बड़ी ज्यादती होगी अगर आप हुकूमत पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराएं, और अगर ठहराएं तो फिर आपको सबूत चाहिए, और सबूत आज दिन तक किसी चीज का कोई नहीं आया। पहला मसला ये है। दूसरी बात ये है कि जहां तक यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स का यह ताल्लुक है कि आप कहते हैं जी लॉन्च पैड जो है वो यूं हवा में उड़ जाएंगे, तो फिर आप जिक्र क्यों करते हैं लॉन्च पैड? मैंने इनके जनरल जो